सो गाइस, एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है कि सर 1 अप्रैल 22 के बाद जो टर्नओवर की लिमिट चेंज की गई है, अगर वो टर्नओवर की लिमिट 20 करोड़ एक्सीड करती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अभी क्या चल रहा है 22-23, अगर वो टर्नओवर की लिमिट ड्यूरिंग द ईयर फॉर एग्जांपल अक्टूबर में जाके एक्सीड कर जाती है अक्टूबर 22 में, तो उस केस में इनवॉइस बनाने का तरीका किस साल के लिए बदला जाएगा। अक्टूबर 22 में आपकी लिमिट हो जाती है 20 करोड़ से अबव, तो अब आपको ई इनवॉइसिंग 22-23 के लिए बनाना है या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। ऐसे और भी काफी सारे यूजफुल क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की वीडियो में करूंगा। सो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज आपका एक लाइक गाइस हमें काफी मोटिवेट करता है ऐसे यूजफुल अपडेट्स टाइमली शेयर करने में। वीडियो को पोस्ट कर दो और आप हमें खुद बता दो कि क्या ई इनवॉइसिंग 22-23 के लिए एप्लीकेबल होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम में, जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटली कवर्ड अंडर ई इनवॉइसिंग, किसके लिए बनाना है आपको, इनवॉइसेस के लिए, क्रेडिट नोट के लिए, डेबिट नोट के लिए। मतलब अगर आप B2B कर रहे हो या एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, ये कवर्ड है किसमें, ई इनवॉइसिंग में। बिल ऑफ सप्लाई के केस में ये आपको नहीं चाहिए ई इनवॉइस। बिल ऑफ सप्लाई आप किसके लिए इशू कर रहे हो, अगर कोई नील रेटेड सप्लाई है तो उस केस में बिल ऑफ सप्लाई बनाते हो तो आपको ई इनवॉइसिंग नहीं चाहिए। रेलेवेंट काफी वीडियो है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम इंपॉर्टेंट रेलेवेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं आज। व्हाट सप्लाईज आर प्रेजेंटली कवर्ड अंडर ई इनवॉइस, जैसे कि हमने बताया B2B, अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हो SEZ को विद पेमेंट या विदाउट पेमेंट, एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट या विदाउट पेमेंट, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, वो सब कवर्ड हैं ई इनवॉइसिंग में। ठीक है। कैन B2C बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाईज आर ऑल्सो टू बी रिपोर्टेड बाय नोटिफाइड पर्सन, नहीं, B2C अभी एज ऑफ नाउ कवर्ड नहीं है। इज ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल फॉर नील रेटेड और होली एग्जेम्प्ट सप्लाईज, सो आंसर इज नो। रीजन बीइंग, क्योंकि इन सप्लाईज के लिए आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हो और बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे तो आपको पता है ई इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है इन केस ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। हाँ, अगर आप इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बना रहे हो तब आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, आपको बनाना ही पड़ेगा। नाउ वेदर द फाइनेंशियल ऑब्लिक कमर्शियल क्रेडिट नोट ऑल्सो नीड टू बी रिपोर्टेड टू IRP, मतलब आपको पता होगा कि कुछ क्रेडिट नोट अगर आप डेट के बाद इशू करते हो, मतलब आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 है, अब 20-21 है या फाइनेंशियल 21-22 है, इसके क्रेडिट नोट आप कब तक इशू कर सकते हो, सितंबर 22 तक। आई नो चेंजेस आ चुके हैं कि 30 नवंबर तक कर सकते हो, बट वो चेंजेस अभी सिर्फ बजट में बताए हैं, नोटिफाइड नहीं हुए हैं। जब तक नोटिफाइड नहीं होंगे, नोटिफिकेशन नहीं आएगी सेपरेट, तब तक वो चेंजेस इफेक्टिव नहीं होंगे। तो अगर कोई बजट में चेंज ना हुआ हो और नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है तो उस केस में आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 का क्रेडिट नोट कब तक इशू करोगे, सितंबर 22 तक करोगे, क्रेडिट नोट इशू करोगे। बट अगर सितंबर 22 के बाद कोई क्रेडिट नोट इशू करना होगा, आपको पता है फाइनेंशियल 21-22 के लिए इशू करोगे तो उसका बेनिफिट तो नहीं ले पाएंगे, आप अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर पाओगे, तो उस केस में उसे क्रेडिट नोट ना बोलकर क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिक कमर्शियल क्रेडिट नोट। सिर्फ बुक्स के लिए है, वो बुक्स में आपकी वैल्यू कम की जा रही है सप्लाईज की। ठीक है, तो उस केस में आपको कोई भी ई इनवॉइसिंग नहीं चाहिए। रीजन बीइंग, क्योंकि उस क्रेडिट नोट का GST में काम ही नहीं है, इसीलिए वो नहीं चाहिए आपको। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं रिगार्डिंग क्या ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है अगर आप 2 डिफरेंट GST के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। ऑब्वियसली 2 डिफरेंट GST एंड सेपरेट लीगल पार्टीज है अपनी, GST में एक का नंबर अलग चल रहा है, एक का नंबर अलग चल रहा है, दोनों के बीच में 2 ट्रांजैक्शंस होगी, उस पर ई इनवॉइसिंग लगेगा। एग्जाम्पल, एक नंबर हरियाणा में है, एक नंबर महाराष्ट्र में, ऑब्वियसली बात है हरियाणा और महाराष्ट्र में ट्रांजैक्शन होगी तो GST नंबर अलग अलग होगा, तो ई इनवॉइसिंग भी एप्लीकेबल होगा। क्या हाई सील्स या बॉन्डेड वेयरहाउस की जो सेल्स होती हैं उस पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा? सिंपल आंसर इज नो, बिकॉज ये जो हाई सी सेल्स है या बॉन्डेड वेयरहाउस की सेल है ये शेड्यूल 3 में कवर्ड है और इनको क्या बोला जाता है, या तो ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। बने रहना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए आप वेट कर रहे हो आने ही वाला है। क्या ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस के लिए? सो आंसर इज नो, बिल ऑफ एंट्री के लिए कोई भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। अब कौन कौन से सेक्टर्स एग्जेम्प्ट है ई इनवॉइसिंग से? स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, डेवलपर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली यूनिट्स एग्जेम्प्ट है।
इंश्योरर्स, एनबीएफसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इन केसेस में क्या है, आपको ई इनवॉइसिंग नहीं बनाना है। एसईजेड डेवलपर्स को तो बनाना ही पड़ेगा ई इनवॉइस। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। इज ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल फॉर सप्लाईज बाय नोटिफाइड पर्सन टू एसईजेड? बिल्कुल, हमने ऊपर देखा था B2B है, ये एसईजेड विद पेमेंट है या विदाउट पेमेंट है, या एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट है या विदाउट पेमेंट है, आपको ई इनवॉइसिंग बनाना ही बनाना पड़ेगा। आप एसईजेड को सप्लाई करोगे तब तो बनाओगे ही बनाओगे ना, एसईजेड यूनिट को नहीं बनाना, बस आप एसईजेड को सप्लाई करोगे तो बनाओगे, एसईजेड यूनिट नहीं बनाएगी। अब एग्रीगेट टर्नओवर, जो आपको टर्नओवर की लिमिट देखनी है, क्योंकि 1/4/2022 के बाद लिमिट क्या हो चुकी है, ये आपको सबको पता है, हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। 20 करोड़ की लिमिट हो चुकी है कि 17-18 के बाद, जुलाई 17 से आपकी टर्नओवर अगर 20 करोड़ किसी भी साल में हो रही है, एक्सीड कर रही है, तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में आप क्या क्या कैलकुलेट करोगे? द वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, इंटर जीएसटी एंड ट्रांसफर्स मेड अंडर सिंगल पैन। एक पैन पे 10 जीएसटी है, 10 जीएसटी की जो भी टर्नओवर है वो सब ऐड करोगे। हाँ, जो अमाउंट ऑफ टैक्स है, सीजी, एसजी, आईजीएसटी, वो सब आप ऐड नहीं करोगे एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में। अब जो इनवर्ट सप्लाईज के ऊपर आप आरसीएम में टैक्स पे कर रहे हो, क्या उसको ऐड करना पड़ेगा एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में? सो आंसर इज नो, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन रेलेवेंट क्वेश्चन, बिल्कुल। When the aggregate turnover crosses the prescribed threshold during the current financial year, example during 22-23, हमारे एग्जाम्पल में अक्टूबर 22 में आके आपकी लिमिट एक्सीड हो जाती है, इन दैट केस किस डेट से सप्लायर इज सपोज टू स्टार्ट ई इनवॉइसिंग? इफ द टर्नओवर एक्सीड्स द लिमिट 20 करोड़ की करंट फाइनेंशियल ईयर में, उस केस में ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी होगा किस साल से? विद इफेक्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, हमारे एग्जांपल में 23-24 से। एज्यूम किया जाएगा कि उनकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं की जाती है किसी भी साल में 20 करोड़ से। देखो, अगर 17-18 से एक्सीड हो जाती तब तो वो 22-23 के लिए बना लेते। इट मींस उनकी 17-18 से एक्सीड नहीं कर रही थी, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 में एक्सीड नहीं कर रही थी, तभी तो वो 22-23 में नहीं बना रहे थे। अब अगर 22-23 में भी अगर आप 22-23 में आके 20 करोड़ से ऊपर होता है, तो उस केस में वो 22-23 के लिए नहीं बनाएंगे, 23-24 से उनके लिए स्टार्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। रिगार्डिंग द टर्नओवर थ्रेशोल्ड, आपको 17-18 के लिए टर्नओवर कहां से कैलकुलेट करना है? जीएसटी के पर्पज से। हेंस फॉर द फाइनेंशियल 17-18 आपको जुलाई 17 से कैलकुलेट करना है कि आपकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है या नहीं है। ये क्वेश्चन काफी रेलेवेंट है। आपकी सपोज करो एक एसईजेड यूनिट है और आपकी एक रेगुलर डीटीए यूनिट भी है, जो आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया जिसे बोलते हो, अंडर सेम लीगल एंटिटी दैट इज हैविंग सेम पैन। इन वन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस 17-18 द एग्रीगेट टोटल टर्नओवर ऑफ द लीगल एंटिटी इज मोर देन नोटिफाइड लिमिट, मतलब 20 करोड़ से ज्यादा थी एसईजेड की सेल्स मिलाकर प्लस डीटीए की सेल्स मिलाकर। आपको पता है एसईजेड यूनिट को ई इनवर्स नहीं बनाना है, तो समझना दोनों की सेल्स मिलाकर 20 करोड़ से ज्यादा थी। तो क्वेश्चन है कि क्या इस केस में जो डीटीए की टर्नओवर है, उस केस में आपको ई इनवॉइसिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की मिलाकर इन वन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस 17-18 द एग्रीगेट टोटल टर्नओवर ऑफ द लीगल एंटिटी इज मोर देन द नोटिफाइड लिमिट कंसिडरिंग बोथ द जीएसटी। दोनों की टर्नओवर मिलाकर एक्सीड करती है, बट अगर सिर्फ आप डीटीए की टर्नओवर देखोगे जो अदर देन एसईजेड है वो 20 करोड़ से कम है। तो इस केस में जब अदर देन एसईजेड की 20 करोड़ से कम है बट टोटल मिला के 20 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि एक ही पैन है, तो क्या इस केस में आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा? क्वेश्चन क्यों उठ रहा है? क्योंकि एसईजेड यूनिट है बीच में। इन दिस सिनेरियो एसईजेड यूनिट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ई इनवॉइसिंग, whether e-invoicing will be applicable to DTA unit। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंस एसईजेड यूनिट तो एग्जेम्प्ट है बट उसकी टर्नओवर मिलाकर 20 करोड़ से ऊपर होता है, तो इस केस में क्या डीटीए को एप्लीकेबल होगा ई इनवॉइस बनाना? आंसर इज यस, इट विल बी एप्लीकेबल बिकॉज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द लीगल एंटिटी इन दिस केस
exceeds the notified limit. The requirement is based on aggregate turnover on the common PAN. कहने की बात होगी कि टर्नओवर जो आपको कैलकुलेट करनी है वो सारी यूनिट को मिला के करनी है, डीटीए यूनिट है या एसईजेड यूनिट है। टर्नओवर ऐड होगी तो वो पूरी एक लीगल एंटिटी बन गई। उस लीगल एंटिटी की टर्नओवर अगर 20 करोड़ से ऊपर है तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है उन यूनिट्स पर जो एग्जाम्पशन में कवर्ड नहीं है। एसईजेड एग्जाम्पशन में कवर्ड है तो वो नहीं बनाएगी, बट हाँ डीटीए यूनिट ई इनवॉइसिंग बनाएगी, हाँ एसईजेड नहीं बनाएगी, डीटीए बनाएगी। ठीक है जी। इज ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल टू इनवॉइसेस इशूड बाय आईएसडी? नो, वो नहीं बनाएगी। Whether e-invoicing is applicable for supplies involving reverse charge? E-invoicing is applicable if the invoice issued by a notified person is in respect of supplies made by him but attracting reverse charge. मतलब आपने कोई सप्लाईज की हैं बट वो सामने वाली पार्टी रिवर्स चार्ज में पे करेगी, तो उस केस में जो आपने इनवॉइस बनाया क्या उस पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। फॉर एग्जाम्पल, अ टैक्स पेयर, अ फर्म ऑफ एडवोकेट having aggregate turnover in a financial year is more than ₹20 करोड़, वो सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज टू अ कंपनी जिन्होंने आरसीएम में पे करना है टैक्स, तो उस केस में फर्म ऑफ एडवोकेट ई इनवॉइसिंग बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड, वेयर सप्लाईज आर रिसीव्ड बाय अ नोटिफाइड पर्सन, मतलब जिनके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो रहा है, अगर वो कुछ सप्लाईज रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। अभी हमने ऊपर जो केस डिस्कस किया था कि एडवोकेट सप्लाई कर रहे हैं किसी को और वो सामने वाला पे कर रहा है रिवर्स चार्ज में, मतलब ए ने सप्लाई की बी को, बी पे कर रहा है रिवर्स चार्ज में, तो क्वेश्चन था क्या ए को ई इनवॉइसिंग बनाना है? तो आंसर इज यस। अब वाइस वर्सा क्वेश्चन है कि बी सप्लाई कर रहा है ए को, अब बी क्या है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ए को सप्लाई कर रहा है, और ए क्या है? नोटिफाइड पर्सन है जिसके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो रहा है। बट उनकी जो ट्रांजेक्शन है ना, उन्होंने सिर्फ एक रिवर्स चार्ज वाली ट्रांजैक्शन करते हैं। वेयर सप्लाईज आर रिसीव्ड बाय नोटिफाइड पर्सन फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिसमें ए को रिवर्स चार्ज पे करना है, और थ्रू इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, या तो रिवर्स चार्ज हो गया डोमेस्टिक में या इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो उस केस में ई इनवॉइसिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपको सिर्फ रिवर्स चार्ज के ऊपर पे करना है तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। एग्जांपल फिर से बता देता हूं कि अगर ए बी को दे रहा है और बी को रिवर्स चार्ज में पे करना है, तो ए क्या करेगा? जो इनवॉइस इशू करेगा कि हाँ टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज है, बी पे करेगा, तो ए ई इनवॉइसिंग बनाएगा बिकॉज वो नोटिफाइड पर्सन है, बी टू बी सप्लाईज हो रही हैं। बट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन, अब बी, मैं एग्जांपल चेंज कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल सी एंड डी। अब सी क्या है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सी ने सप्लाई करी है डी को। अब क्या डी, जिनको सिर्फ टैक्स रिवर्स चार्ज पे करना है, या तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है या 94 का रिवर्स चार्ज है, तो उस केस में, इस केस में जब ट्रांजैक्शन सिर्फ आरसीएम की है, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसे काफी यूजफुल क्वेश्चंस आपको यहां पे मिल जाएंगे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम में से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी जरूरत लाइक करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।